गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है सोन चिरैया। तो जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये सोन चिरैया जो है एक ब्रांड बना दिया है। उसका लोगो भी रिलीज़ किया है और ये ब्रांड को रिलीज़ किया है, जिसके अंदर जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं हमारे, जो विमेन के हैं मोस्टली, वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच पाएंगे। तो समझ लो, जैसे जो आपने अभी पढ़ा था ना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो उसी के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, उनके बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टॉयज़ हैं, टेक्सटाइल्स बनाते हैं, हैंडी क्राफ्ट्स बनाते हैं। तो जितने उनके जो वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो एक ब्रांड नेम दे दिया उसको, सोन चिरैया नाम से। उसके अंदर वो अब बिका करेंगे। तो ये सोन चिरैया ब्रांड जो होगा, ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो आपकी अमेजोन फ्लिपकार्ट, इस पर भी अवेलेबल होगा, और इसके ही जो है थ्रू जो है ये प्रोडक्ट्स जो है वो बेचे जाया करेंगे। तो आपको पता है, ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर जो हमने रिसेंटली किया था अभी, ठीक है। तो इसके अंदर ही जो है ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, ऑलमोस्ट 5.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो बन चुके हैं। और इसके अंदर जो विमेन जो काम कर रही हैं, जो अपने अलग अलग तरह की लाइवलीहुड्स जो चला रही हैं, उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस ब्रांड के नाम से बिकेंगे, ठीक है। तो अमेजोन और जो है फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन हो चुका है, और बहुत अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स जो है वो इस ब्रांड के अंदर जो है वो अब रजिस्टर होकर बिकने शुरू होंगे। Okay, so now let us see this topic in English. Son Chiraiya. So Union Ministry of Housing and Urban Affairs, they have launched this brand Son Chiraiya. This brand also has a logo, and this will help urban self-help group products to be sold under this brand. Okay, so there are several self-help groups registered under this National Urban Livelihoods Mission. Almost 5.7 lakh SSGs have been registered in this, and women under these SHGs, they are engaged in several livelihood activities such as producing handicrafts, textiles, toys, etc. Now these products will be utilized, and they will be marketed under this Son Chiraiya brand, and it will be sold on e-commerce portals. So it will provide them maximum outreach. This will provide them a portal or a medium to sell its products. Okay, so now let us see the next topic, which is faceless transport initiative. तो आपको पता है, दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएटिव को शुरू किया है। जो RTO ऑफिस होते हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द जो आप वहाँ पर जो काम होते हैं लोगों के, उसको डिजिटाइज कर दिया गया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप अपना आधार डॉक्यूमेंट जो है उसके थ्रू वेरिफिकेशन करा के जो है अपने जो आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन आप डिजिटल सिग्नेचर्स दे सकते हो। तो आपके जो मोस्ट ऑफ द वर्क होंगे, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज जो हैं, वो आपको जो है ऑनलाइन जो है वो अब उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ड्राइविंग टेस्ट तो आप ऑनलाइन नहीं दे पाओगे, ऑफ कोर्स उसके लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा वहां पर। लेकिन जो है मोस्ट, और जैसे व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, ये भी आपको व्हीकल को टेस्ट कराने जाना ही पड़ेगा कि उसको फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको ऑलमोस्ट जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया, ताकि जो है बीच में जो एजेंट्स का काम होता था वो खत्म हो जाए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, फेसलेस ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव. So Delhi government has launched this initiative so that they can cut out the middlemen who were involved in this transport related services offered by the government. So most of the services which are offered by this RTO department, the regional transport offices, they will be digitized, and address verification, documents verification will be done online using the Aadhaar based verification module. So separate provisions have been made so to facilitate payment mechanism and to even make digital signatures possible. There are of course exceptions, because in these two cases digitization would not be possible. That's why they have not included it. The first one is driving test. So you will have to give the driving test manually. Okay, and vehicle fitness certificates. You will have to take the vehicle to get the fitness certificates. So as these two services cannot be digitized, that's why they have been excluded from this faceless transport initiative. And most probably in the coming few years there will be technology, and these two services will also be digitized. Okay, so now
लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। तो आपको पता है ना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं 2016 के ऑलरेडी जो है वो इन्फोर्स हैं, उसमें बार बार अमेंडमेंट हुई है, कभी 2018 में, फिर जो है 2019 में हुई थी, अभी 2021 की जो अमेंडमेंट हुई है वो किस चीज़ पर बेसिस किस चीज़ में अमेंडमेंट हुई है उस रूल में, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो क्या कहते हैं न्यू रूल्स। अब ये कह रहे हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको, जो कि जिसकी कम यूटिलिटी वाला प्लास्टिक है और जिसका हाई लिटरिंग पोटेंशियल है, उसको 2022 तक जो है हमने प्रोहिबिट कर देना है। जो आपका लो यूटिलिटी वाला प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको हम 2022 तक जो है वो बैन करना चाहते हैं। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो यूज होता है, जैसे कि ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून, ये सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। इसको भी जो है प्रोहिबिट किया जा रहा है 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, और जो अभी तक जो 2016 के रूल्स थे वो कहते थे कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं, ऑफ कोर्स इसको हम अभी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है अभी तक, तो हम प्लास्टिक कैरी बैग्स को जो है वो बैन तो नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक कैरी बैग्स की जो है 2016 वाली जो रूल्स थे वो कहते थे कि 50 माइक्रोन्स तक जो है, आई एम सॉरी, जो 40 से लेके 50 माइक्रोन्स तक जो है वो उसका साइज होना चाहिए। थिकनेस को बढ़ाने से फायदा क्या होता है कि उसको बार बार यूज किया जा सकेगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि प्लास्टिक बैग जो होते हैं, अगर वो आपके बहुत जो है वो बहुत पतले होते हैं, तो जब वो फट जाते हैं तो आप उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो अगर उसके हम थिकनेस को बढ़ाते हैं ताकि उसकी जो है वो यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो सके, बार बार आप उसको रीयूज कर सको, इसीलिए क्या किया जा रहा है कि उसको और ज़्यादा जो है इस रूल्स में कहा जा रहा है कि 50 जो माइक्रोन्स की पहले जो गाइडलाइन थी उसको बढ़ाकर अब 75, और नेक्स्ट ईयर तक तो बल्कि उसको 100 माइक्रोन्स तक जो है 120 माइक्रोन्स तक जो है वो उसका साइज कर दिया जाएगा। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस होगी तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लास्टिक बैग्स आप बार बार यूज़ कर पाओगे, तो उसी से क्या होगा, रीयूज हो सकेगा। अभी नहीं तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया, अगर छोटे पतले बैग होते हैं तो वो जल्दी फट जाते हैं, उसके लिए बार बार नए बनाने पड़ते हैं, रीयूज वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, फिर प्लास्टिक की जो पैकेजिंग वेस्ट होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रीयूज और उसकी जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दी गई है। ठीक है, अब जो क्या होता है, मतलब कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो ये प्लास्टिक के जो बैग्स या प्लास्टिक के जो वेस्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना, उसको वेस्ट मैनेजमेंट उसकी करने की, उनकी प्रोड्यूसर की, इम्पोर्टर की, या फिर जो ब्रांड ओनर है जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग जो दे रहा है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसको अब जो है लीगल जो है टीथ भी दे दिए गए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स में, उसको लीगल टीथ भी दे दिए कि इनके जो है जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं जो प्लास्टिक पैकेजिंग, आप कोई सामान खरीदते हो आपको प्लास्टिक पैकेजिंग मिलती है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसको ठीक से मैनेज करना। ठीक है, अब करते कैसे हैं वो, मोस्टली जो जैसे समझ लो अगर उन्होंने 100 टन प्लास्टिक बैग्स जो है वो प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो प्रोड्यूस किया है, तो उनको 100 टन ही जो है उसको, चाहे वो आपसे आपका जो आपको उन्होंने बेचा है वो करें, चाहे वो कहीं और करें, बस उनको जो है उसको मैनेज करना है, उसको जो है रिसाइकलिंग जो है उसकी करनी है। ठीक है, सो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऑलरेडी ही 2016 के रूल्स में अवेलेबल है। तो 2016 के रूल्स भी देखते हैं। तो 2016 के रूल्स क्या कहते थे कि 40 से 50 माइक्रोन्स तक जो है उसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, उसको जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बढ़ा दिया गया है। तो और इसमें रूल्स में क्या कहा जाता है, रूल्स कह रहे हैं कि प्री रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है। जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लास्टिक या कैरी बैग्स या फिर जो पैकेजिंग कर रहे हैं प्लास्टिक का यूज करते हुए, उनको प्री रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है, ताकि जो है वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ब्यौरा पूरा दे सके। ठीक है, कि वो कितना उन्होंने जो है प्रोड्यूस किया प्लास्टिक और कितना उसको मैनेज उन्होंने किया या कितना उन्होंने रिसाइकलिंग में भेजा। ठीक है, फिर जो है रोड कंस्ट्रक्शन में भी प्लास्टिक वेस्ट का यूज करने के इसमें जो है गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस है, उनकी गाइडलाइंस हैं कि कैसे जो है आप प्लास्टिक का यूज करके रोड्स बना सकते हो, तो उसको भी जो है इसी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में दिया गया है। ठीक है, अब जो है ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में ये अमेंडमेंट्स आई हैं। ठीक है, इसको ऐड कर दिया गया है, तो सो दैट कि जो है हमारा प्लास्टिक की जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक जो है कोई इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव हमारे पास अभी तक नहीं आया है प्लास्टिक का, तो इसीलिए हम उसको बैन तो नहीं कर सकते प्रॉपरली जब तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आता, इसलिए हम उसकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट बस करना चाहते हैं, उसको रिसाइकल ज़्यादा हम कर सकें। ठीक है,
So now let us see this topic in English. Plastic waste management amendment rules. So Ministry of Environment has notified the new rules, the 2021 rules. The plastic waste management rules exist since 2016, and they prohibit single use plastic items. And the new rules, they want to prohibit all single use plastic items which have low utility and high littering potential by the year 2022. So certain products have been listed here which are using single use plastic, and the government wants to prohibit them from the year 2022 1st July. Okay, so like I've told you in Hindi also, that the government has mandated that the plastic bags, the carry bags that you use or that you consume when you're going to market, you buy products in these bags. If those bags are very thin, they will be torn apart and you will not be able to use them again, you will not be able to recycle them. Okay, so what the government is doing, they are increasing the thickness of those bags so that they are durable, they become durable and they can be reused by you again and again. So in that way recycling will be promoted. Okay, so they have also introduced legal provisions to enforce the extended producer responsibility in terms of plastic packaging waste. Okay, so if a company, let's say a mobile company, they are using plastic packaging and they are basically creating plastic waste, so they will have the responsibility to manage that plastic waste also. Okay, so these rules have been given, these guidelines have been given legal force with this 2021 amendment, and now they will be legally they will have a legal obligation to manage that waste which they have been generating. Okay, so these plastic waste management rules 2016 were saying that minimum thickness level of plastic should be 40 to 50 microns. Of course, now they have increased this to 75 to 120 by 2022. Okay, and there is also provisions for plastic waste management fee, and they will have to, those who are producing plastic packaging or plastic carry bags, they will have to mandatorily get registered. They will have to pre-register themselves so that government can keep a track on their plastic waste management abilities. Okay, and the plastic waste will also be utilized for road construction, like we have seen Maharashtra is doing all that already. Okay, several states are in fact doing it, even Gujarat has done that. So these plastic waste management rules these rules have incorporated the guidelines of Indian Road Congress so that the best use of plastic can be made. Okay, so like I've told you that currently we do not have any eco-friendly alternative for plastic waste. That's why we cannot prohibit them completely, and we can only manage that waste sustainably. Okay, so now let us see the next topic, which is BBV 154. तो ये भारत बायोटेक की जो है ये इंट्रानेसल वैक्सीन है. अब इंट्रानेसल वैक्सीन क्या होती है, जिसको जो है आपके नोज के थ्रू जो है वो दिया जाता है. मतलब जैसे आप इनहेलर लेते हो ना, वैसे ही ये वैक्सीन भी आप ले सकोगे. आपको इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा. ठीक है, सीधा इसको जो है वो आप जो है स्प्रे की तरह इसको दिया जाएगा और आप उसको इनहेल कर सकोगे. ठीक है, अभी तक अब जो है ये वैक्सीन जो है, इसमें क्या होगा कि ये आपके जो लंग्स के, आपके जो माउथ के, आपके जो नोज के जो इम्यून सेल्स हैं उनको भी टैप कर पाएगी. ठीक है, उससे क्या होगा कि ज़्यादा इफेक्टिव होगी. अभी तो क्या होता है, आपकी जो मसल में वैक्सीन लगती है वो सिर्फ आपके ब्लड के जो इम्यून सेल्स हैं उनको ही जो है टैप कर पाती है. लेकिन जब ये आपके नाक से जाएगी, जब आप इनहेल करोगे, तो आपके जो नॉस्ट्रिल्स में भी इम्यून सेल्स होते हैं, फिर आपके थ्रोट में भी जो है वो इम्यून सेल्स होते हैं, आपके माउथ में भी होते हैं, आपके लंग्स में भी होते हैं. तब इसका ज़्यादा फायदा है कि वो हर लेयर ऑफ टिश्यूज में जो आपके इम्यून सेल्स हैं उन सबको टैप कर पाएगी. ठीक है,
फिर इससे क्या होगा, एक तो खर्चा भी बचेगा, सिरिंजेस पे कोई खर्चा नहीं, नीडल्स पे कोई खर्चा नहीं, अल्कोहल स्वैब जो आपको बाद में देनी पड़ती हैं जहाँ जो है पेशेंट्स को, ठीक है, जो आपको कॉटन देनी पड़ती है वो, उसका भी खर्चा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही इफेक्टिव होगा आपका कॉस्ट के मेथड में भी। फिर सिंगल डोज है ये वैक्सीन, ठीक है। इसको क्या होगा कि आप एक ही डोज जो है इसकी वैक्सीन की लगेगी, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना भी बहुत ईजी है, ठीक है। तो ऐसा कंपनी कह रही है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम बहुत लार्ज स्केल पर और बहुत सस्ते में हम इसकी कर पाएंगे। फिर इसके सेटबैक्स क्या हैं, ठीक है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज तक जो है वो इंट्रानेसल जो वैक्सीन हैं वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं, ठीक है। और ये क्योंकि लाइव और वीकेंड वायरसेस से बनाई भी जाती हैं, लेकिन आज तक ये क्लिनिकल ट्रायल से आगे नहीं जा पाई हैं। ये इंटरनेशनल वैक्सीन जो है वो कब बहुत ही रेयर है, जैसे एक ही केस है सिर्फ इन्फ्लुएंजा की, एक फ्लू वैक्सीन बनी है, वही जो है वो लाइसेंस्ड हो पाई है, लेकिन जो है अभी तक कोई भी वैक्सीन इंटरनेशनल जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही है, ठीक है। और जो है ये इंटरनेशनल वैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रहा है, ये इंडिया की जो कोविशील्ड है जिसमें एडिनो वायरस जो है वो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, वही सेम जो है एडिनो वायरस वेक्टर जो है वही यूज किया जा रहा है इस इंटरनेशनल वैक्सीन में भी, ठीक है। सो अब इसमें जो है ये भारत बायोटेक का जो है बिराक ने इसमें हेल्प किया था, ठीक है। आपको पता है ना, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, और ये जो हमारी बायोटेक एंटरप्राइजेज हैं कंट्री में, जो बायोटेक कंपनीज हैं, उनको एम्पावर और स्ट्रेंथन करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये जो बिराक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, BBV154. So like we have already discussed in January also, this BBV154 is the first nasal vaccine which has been developed by Bharat Biotech. This Bharat Biotech has already developed Covaxin for us also, and the DGCI, they have given them approval for the phase 2 trial of this intranasal vaccine. So what is an intranasal vaccine? So any vaccine which is given through, which is sprayed through the nostrils and you inhale it without the need of getting it injected through your muscle or through your arm, it is called the intranasal vaccine. So like you have an inhaler, okay, you use Vicks inhaler or any other inhaler, similar to that this intranasal vaccine will be given to you, okay. So the benefits of intranasal vaccine are that they tap more immune cells as compared to those vaccines which are injected to you, okay. So as this vaccine is going to tap the immune cells present in your nose, in your throat, in your mouth, in your lungs, so it will be able to affect more and more immune cells as compared to those vaccines which are given through injection mode, okay. So as this will be given like an inhaler, so it will cut down the need for syringes or needles and even alcohol swabs which are needed in otherwise in an injectable vaccine, okay. And Bharat Biotech is saying that this vaccine is a single dose vaccine and they will be able to manufacture this vaccine at a large scale. So in case this intranasal vaccine succeeds, it will be the first intranasal vaccine in the world and it will revolutionize the vaccine program of the country. So what are the potential setbacks? So there are of course setbacks. The first one being that no intranasal vaccine has yet been successful till now, okay. So no live weekend or any intranasal vaccine, they have never been able to clear the clinical trials. Only one influenza flu vaccine has been licensed through this route of delivery, okay. So there is just one intranasal vaccine which has been licensed, but of course there are questions about its efficacy also. So we have to remain cautious that this Bharat Biotech's BBV154, we should not expect to do any miracle. Of course, if it gets succeeded, it will be the first vaccine, like I'm telling you, this will be the first vaccine which will be given through the nasal route, okay. This vaccine is using the same adenovirus vector which are Covishield, the Serum Institute's vaccine Covishield is using, okay. And
This Bharat Biotech has been supported by BIRAC. So Biotechnology Industry Research Assistance Council, which is a not-for-profit company, it's a public enterprise set up by the Department of Biotechnology. This BIRAC has supported Bharat Biotech in developing this intranasal vaccine. Okay, so BIRAC has the mandate to strengthen and empower the emerging biotech enterprises in the country. Okay, so now let us see the next topic, which is Fit India Freedom Run 2.0. तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स जो है हमारे, उन्होंने इस फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 को जो है अभी लॉन्च किया है। और जो है ये फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 बेसिकली 75 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जाएगा और 75 विलेजेस में 2 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, अब 75 का रेलेवेंस क्या है, क्योंकि हमको 75 साल हमारे आज़ादी के होने वाले हैं, इसलिए जो है 75 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में और 75 विलेजेस में इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि फिटनेस एक्टिविटीज़ की तरफ लोगों को एनकरेज करना और उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि वो हर रोज़ मिनिमम 30 मिनट्स जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब ये जो फिट इंडिया के जो ये रन है, फ्रीडम रन, ये लास्ट ईयर शुरू किया गया था। फर्स्ट एडिशन इसका जो है वो पिछले 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक इसको जो है वो कंडक्ट किया गया था। ठीक है, so now let us see this topic in English. Fit India Freedom Run 2.0. So Union Minister of Youth Affairs and Sports, he has launched this Fit India Freedom Run 2.0, and as we are going towards the 75th year of independence of the country, that's why they have consciously chosen 75 districts and at 75 villages for this Fit India Marathon Freedom Run. Okay, this campaign will go on till 2nd October 2021, and this campaign aims to encourage people to take up fitness activities, and they are encouraging people to exercise at least 30 minutes daily. That's why they have given the call of fitness ki dose आधा घंटा रोज. Okay, so this program or this run was started last year. The first edition of this campaign started last year on 15th August, and it ended on 2nd October 2020. Okay, so it was conceived last year when we were having the pandemic lockdown, and the government wanted people to keep a check on their physical activity. That's why they launched this program, and now the second edition of this program is being launched this year. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.